राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने यहाँ पर थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। वैसे मैंने इनकी नदियों को, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, इन तीनों नदियों की जो कौन कौन सी सहायक नदियाँ, उनकी एक ट्रिक बनाई है। छोटी सी वीडियो 7-8 मिनट की है, उसमें आपको सारी ये याद हो जाती है। उसके बाद में मैंने सभी नदियों के उद्गम से आपको एक ट्रिक से वीडियो बनाई है, वो भी शायद आप देख लोगे तो याद हो जाएगी। उसके बाद में अपने आप कर रहे हैं विस्तार से, ताकि वो पढ़े होते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़, थोड़ा सा ऐसे याद किया हुआ तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले वो वीडियो डाली है। तो देखो बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र। इसमें अपवाह प्रणाली के आधार पर देखो भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। अपवाह प्रणाली के आधार पर भारतीय नदियों को, एक तो हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां है देखो, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनमें कौन कौन सी आती है देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियां मैंने बताई थी, जिसमें 3 नदियां आती है, सिंधु और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों आती है, तीनों की मैंने सहायक नदियां भी याद करवाई थी। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसमें देखो कौन कौन सी आती है। इसमें आती है महानदी, स्वर्णरेखा, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। अब मैं इन नदियों को एक बार थोड़ा सा मानचित्र में दिखा देती हूँ भारत के। ये देखो, अब बात कर रहे हैं अपने कि जो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियां हैं ना, ये देखो दक्षिणी भारत की, यानी कि मध्य भारत में भी आ जाती है और दक्षिणी भारत की नदियां हैं। ये जो नदियां ना, इसमें कुछ नदियां और भी है जो मध्य भारत में है। तो ये दक्षिणी भारत की नदियां हैं, जिसमें देखो महानदी भी आ जाती है, स्वर्ण रेखा, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां। ये आपको दक्षिण में दिख रहा होगा, तो ये दक्षिणी और मध्य भारत की नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो मैंने इसी तरह पर यहाँ पर किया ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए कि इस वाले इलाके में। फिर बात करते हैं ऊपर उत्तर में। देखो देखो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र आ गया, फिर गंगा नदी तंत्र आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, ये सारा ऊपर के इलाके में आ जाता है। तो इनको भी अपने फिर विस्तार से पढ़ेंगे। अब एक बार वो देख लेते हैं। तो अब थोड़ा अंतर देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं। हिमालयी जो नदियां हैं उसका, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उनमें थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। देखो देखो हिमालय की नदियां नवीन है भाई, ये नई है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये भारत की नदियां देखो प्राचीन है, ये पुरानी है प्रायद्वीपीय वाली, और ये वाली जो है हिमालय वाली, ये नवीन है। देखो ये सदा नित्यवाहिनी, सदा बहने वाली नदियां हैं, और ये ओनली वर्षा पर डिपेंड है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये वर्षा पर डिपेंड है, और ये सदा नित्यवाही है। आगे देखो इनका अपर्दन होता है ना, जो हिमालय वाली, देखो हिमालय आप सोचो, हिमालय मैंने ऊपर बताई, उत्तर आप ऐसे लो, हिमालय ऊपर होता है ऐसे लो, उत्तर में आ गई। और जो प्रायद्वीपीय ऐसे लो आप, द्वीप नीचे होता है ऐसे लो, वो नीचे हो गई ऐसे लो। तो देखो जो हिमालय की नदियां हैं वो गहरी घाटियों का यहाँ तीव्र अपर्दन होता है। इनका अपर्दन क्या होता है, तेज अपर्दन होता है, क्योंकि ऊंचाई से आने के कारण होता है। इनका ये ऊंचाई से आती है, इसलिए इनका जो अपर्दन होता है वो तेज होता है। इनका होता है वो मंद अपर्दन करती है भाई प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, और ये गहरी घाटियों का निर्माण करती है, गार्ज बनाती है महाखंड में। देखो तो ये जो हिमालय से निकलने वाली है गहरी घाटियों का निर्माण करती है अभी गार्ज के रूप में, और ये होती है उथली हुई होती है प्रायद्वीपीय भारत। आगे देखो ये जो प्रायद्वीपीय हिमालय वाली नदियां हैं, ये देखो मोड़दार मार्ग, इस तरह से मोड़ वाली, ये देखो मोड़दार मार्ग, यानी कि विसर्प सांप की तरह ऐसे, और वी आकृति की होती है। इनकी आकृति होती है ना, ऐसे बनी होगी ये घाटियां, ऐसे वी की, यू नहीं, इस वी की तरह बनी होगी इस तरह। और ये वाली यू, इस थोड़ा गोलाई में लिए, ये यू आकार की होगी। जो ये प्रायद्वीपीय भारत वाली, ये यू आकार की आकृति की घाटियां होती है, सीधी और रेखीय, ये बिल्कुल सीधी होती है और रेखीय होती है, और ये मोड़दार होती है। आगे देखो हिमालय की लंबी, भाई हिमालय की ये लंबी होती है नदियां, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है छोटी होती है। तो देखो हिमालय वाली लंबी होगी, ये प्रायद्वीपीय भारत वाली छोटी। और दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी। पूछ ले कि दक्षिणी भारत की सबसे, ये देखो मैंने बताया है दक्षिणी में ही आती है। देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, देखो मध्यस्थ भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत की नदियां, किसकी है, दक्षिणी भारत की नदियां हैं, ये देख लो भाई। तो ये देखो अगर दक्षिणी भारत की आपको पूछ ले सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर। और हिमालय की ये लंबी नदी है, जिसमें देखो भारत की लंबी नदी पूछे, इनमें से अगर पूछे भारत की पूछे लंबी नदी, तो भारत की गंगा नदी है। तो आप इसको याद रखना, भारत की अगर सीधी लंबी नदी पूछी जाती है तो गंगा नदी है, जो कि 2525। को कैसे याद रखोगे, देखो गंगा यहाँ गया आ रहा है, यहाँ गया आ रहा है, 25 इसको दे दो भी, गए नाम है, ये गया है तो 25 इसको दे दो, सेम नाम है, 25 याद रह जाएगा आपको। आगे देखो और देख लो हिमालय की नदियों में ये वर्ष वाहिनी होती है, वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, यानी कि हर वर्ष भर बहती रहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की मौसमी नदियां होती है, बरसात पे डिपेंड होती है भाई, ये मैंने बता दिया आपको हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। और एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2010 में आया कि कावेरी नदी एक ऐसी नदी है, देख लो, जो वर्ष भर प्रभावित रहती है, कावेरी नदी, ठीक है ना। और ये गंगा नदी तो मैं करवाऊंगी बाद में।
और जो पहले करते हैं अपने वो करते हैं सिंधु नदी। इसके बाद में ये तीनों ही तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कि नीचे वाली साइड में जो नदियां आती है दक्षिण भारत में, ये देखो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी ये आती है। ऊपर वाले साइड में देखो सिंधु नदी आ गई, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी तंत्र, ये इस तरह आता है। इधर सिंधु नदी आ गई, गंगा नदी तंत्र इधर आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी इधर वाले साइड में ऐसे आ गई। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र 3 देशों में होकर बहती है। अगर पूछ ले सिंधु नदी तंत्र है ये सिंधु की जो कितने मतलब देशों से होकर गुजरती है, तो 3। कौन से? चीन, भारत, पाकिस्तान। अब कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर चीन है, ये चीन से आती है। यहाँ बात उद्गम स्थल की बात करते हैं। सबसे पहले उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये देखो उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। तो देखो ये भारत में 3 देशों में कौन से गुजर रही है? इस चीन से तो जाएगी और फिर भारत में यहाँ प्रवेश करेगी। फिर ये देखो पाकिस्तान है, तो तीनों में जा रही है। ये देखो यहाँ से ऐसे जा रही है, ये चीन में तो जाएगी, चीन से निकलेगी यहाँ से, और भारत में भी प्रवेश करेगी, और पाकिस्तान से ऐसे जाती है, लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। देखो समाप्त या मुहाना की बात करते हैं। मुहाना होता है जहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर खत्म होती है वो, तो अरब सागर में इसका मतलब मुहाना यानी कि समाप्त वहाँ होती है। अब देखो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे लिख रखा है। इधर देखो यहाँ मानसरोवर झील है, और इधर मतलब चीन है, और यहाँ चीन आ गया, फिर ये भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में ऐसे जाती है ना। तो देखो ऊपर देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिंधु नदी से। यहाँ स्टार्टिंग सिंधु से होती है, खत्म देखो सह से सिंधु स्टार्टिंग, और लास्ट में ही मैंने सतलुज लिखा है, तो खत्म यहाँ पर सतलुज से होती है। तो इसकी जो नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी, ये देखो जो इसका जो क्रम है ना वो ऐसे ही है। सबसे पहली झेलम, फिर चिनाब, यहाँ ऐसे आ रही है झेलम, फिर चिनाब, और फिर रावी, और फिर व्यास, और फिर सतलज नदी। मतलब ये इसकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखी है सिंधु नदी की सहायक नदियां। कैसे याद करवाई थी मैंने? सिंधु से मैंने लिया था आपको साधु होता है ना, ऐसे लो आप लोग। इस साधु के पास रावी से लो रवि जाता है चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए साधु के पास जाता है। और व्यास में व्यय आ रहा है, व्यय पैसा खर्च कर देता है साधु के पास। ये रवि पैसा खर्च कर दिया भाई, व्यय कर दिया, इस साधु के पास बना कुछ नहीं। अब कुछ नहीं बना, पैसा खर्च कर दिया, जीता है नहीं, तो इस बंदे में सत भी नहीं रहा, इस रावी में सत भी नहीं रहा, बल भी नहीं रहा, ये झेल नहीं पा रहा, इतना व्यय कर दिया, सत भी नहीं रहा, झेल नहीं पा रहा झेलम। ये सिंधु की सहायक नदियां याद हो जाती है। इसी में पूछ ले सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी पूछ ले, तो चिनाब सबसे बड़ी है भाई। चलो चुनाव में ही सबसे हार जीत होती है सबसे बड़ी, तो चुनाव से चिनाब ले लो। आगे देखो भाई सिंधु जल समझौता, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, इसमें जो पढ़ने वाली है ना, एक तो देखो सिंधु जल समझौता की बात करें, हाल ही में जो चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत ने इसे स्थगित करने की मतलब घोषणा की थी, जो कि यह 23 अप्रैल 2025 को। मैं इसकी बातें आगे लिख रखी है, यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे जो क्वेश्चन आ सकता है मैंने उसी अकॉर्डिंग लिखा है। देखो अगर अपने उद्देश्य की बात करते हैं, सिंधु नदी उसके उद्देश्य की बात करते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के जल का भारत और पाकिस्तान के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, ये था। और संधि की तिथि की बात करें तो 19 सितंबर 1960। अब समझौता, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, तो ये पता भी होगा सबको समझौता किन किन के बीच में हुआ था। तो भारत के तो तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? जनरल अयूब खान थे भाई, अयूब खान, ठीक है ना, ये तो थे राष्ट्रपति पाकिस्तान के। और अपने भारत के जो पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये थे। और विश्व बैंक है ना, इसकी मध्यस्थता में ये इनमें समझौता हुआ था, इनके बीच में। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ था भाई। ये तीनों चीज ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जनरल अयूब खान और विश्व बैंक, इन तीनों चीजों को ध्यान रखना। और क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है? इसमें देखो किन नदियों को शामिल किया गया भाई, इसमें देखो 6 नदियों को शामिल किया। ये नदियां आपको पता है 6 कौन सी है। सिंधु आ गई, देखो झेलम आ गई, चिनाब आ गई, रावी, व्यास, सतलुज, ये 6 नदियां। अब देखो अगर यहाँ से पूछा जाता है कि पाकिस्तान को कौन सी नदियां दी गई थी, पश्चिम वाली साइड वाली पाकिस्तान को दे दी गई, जो कि जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान को दी गई थी। अब इसको भी आप कैसे याद रखोगे? अगर आपको याद नहीं रहती है कि भारत की कौन सी और पाकिस्तान की कौन सी है, तो आप ऐसे याद करना कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को मतलब ऐसे लो
सिंधु सब कुछ झेलने के लिए दे दिया, क्योंकि ये चींची ज़्यादा करता है पाकिस्तान, तो ये तीनों नदियाँ इसको दे दी। और बाकी जो भारत को बची वो ऐसे लो रावी, व्यास, सतलज। ऐसे लो कि भारत वालों, अपने भारत में ज़्यादा ही सतह बल है, ये व्यय भी करता है भाई, खर्च करता है, भारत कितना खर्च करता है आपको सभी को पता है। और रावी, ये तीनों याद कर लेना, भारत को दी गई थी जो पूर्वी वाली नदियाँ। बाकी इसमें देखो एक क्वेश्चन देखो, सिंध अगर पूछा जाता है सिंधु जल संधि किन के बीच हुई, भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960। और समझौतों की मध्यस्थता किसके बीच में थे, विश्व बैंक के बीच। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ले तो चिनाब आ गई। अब देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं फटाफटी करवा रही हूँ, ज्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि 10-12 मिनट 15 मिनट से ज्यादा ना हो। सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो भारत से देखो ये देखो सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है, जिसे भारत ने निलंबित कर दिया, तो पाकिस्तान, सबको पता है। सिंधु जल समझौते पर भारत की ओर से हस्ताक्षर देखो अपने भारत की ओर से पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के होते हैं। और सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता किस संस्था ने की थी, विश्व बैंक ने की थी, वर्ल्ड बैंक ने। और एक ये ध्यान रखना, रतले परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो रतले परियोजना है ये जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी वो चिनाब, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक रतले परियोजना है, वो पूछ ले कौन सी नदी पर जिसने पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, वो चिनाब है। देखो मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ, क्या पता फटाफट में आपको समझ आए ना है कि बहुत कुछ करवाना है मेरे को, इसलिए देखो सिंधु जल समझौते के तहत, जो सिंधु जल समझौता इसके तहत विवादों के निपटारे के लिए क्या स्थापित किया गया था, तटस्थ, विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय। ये आगे देखो चिनाब का उद्गम पूछ ले तो एचपी, हिमाचल प्रदेश से चिनाब का उद्गम होता है। और एक चीज ध्यान रखना, सिंधु का भी मानसरोवर झील से होता है उद्गम, और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का याद रखना। मानसरोवर झील से कौन सी दो नदियां निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां। आगे देखो ये वाले इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। देखो सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं कि किस पर डिपेंड है, देखो पाकिस्तान की तो 90%, पाकिस्तान की 90% खाद्य उत्पाद और जीडीपी का 25% इस समझौते पर डिपेंड है भाई, ठीक है। और देखो सिंधु झेलम चिनाब ये पाकिस्तान को दी थी, तो देखो इसका जो जल है 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, और 20% है वो भारत करता है। यानी कि सिंधु जल समझौते की अगर बात करें अपने जल की, तो 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, 20% भारत। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को 20%, वर्ल्ड बैंक है इसने भारत को तो 20% और पाकिस्तान को देखो 80% जल समझौता का प्रस्ताव रखा था। वर्ल्ड बैंक है ना, ये इतना रखता है समझौता कि भारत वाले तो यूज करेंगे 20% और पाकिस्तान वाले ज़्यादा, यानी कि 80%। तो ये फिर ये मतलब 20% भारत को और 80% इसको, ये तो समझौते का प्रस्ताव रखा था ना वर्ल्ड बैंक ने। फिर जिस दोनों देशों ने इसको वही स्वीकार कर लिया, तो दोनों देश है भारत और पाकिस्तान स्वीकार कर लिया, तो चल ठीक है मान लेते हैं। आगे देखो, फिर देखो अभी क्या हुआ, आप लोगों ने देखा चर्चा में रहा था, तो 60 साल की बात है, 60 साल बाद में भारत ने कब, डेट देखना 23 अप्रैल 2025, 23 अप्रैल 2025 को सिंधु नदी जल समझौते को निलंबन कर दिया गया था भाई। बस सिंधु जल समझौते से अगर क्वेश्चन आता है तो बस ये ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ध्यान रखना, इनमें 6 नदियां शामिल है, पाकिस्तान को दी गई वो सिंधु, झेलम, चिनाब, और भारत को दी गई रावी, व्यास, सतलज नदी, ठीक है ना। और ये चीजें भी ध्यान रखना भी, समझौता किन के बीच में होता है, एक तो वर्ल्ड बैंक होता है जो कि इसकी मध्यस्थता में समझौता हुआ था भाई, और भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति है वो जनरल अयूब खान, और भारत के तत्कालीन पीएम वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी गंगा नदी भाई आगे वाली वीडियो में करते हैं अपने।